आज मेरी शादी की पहली रात थी। मैं बहुत खुश था क्योंकि मेरी शादी एक बहुत ही सुंदर लड़की से करवाई जा रही थी। यह शादी भी मेरे लिए एक अचानक से होने वाले सरप्राइज से कम नहीं थी। मुझे नहीं पता था कि मैं कुछ दिनों बाद ही अपने कमरे के सामने खड़ा होऊंगा और मेरी सुहागरात होगी। फिर भी मैं बहुत खुश था। जब अंदर जाने लगा तो जाने से पहले अंदर से अजीब और गरीब किस्म की आवाज़ आने लगी, जैसे मेरी पत्नी किसी तकलीफ में है, जैसे उसको बहुत दर्द हो रहा है। मैं परेशान हो गया। मैंने कहा कि क्या दिक्कत है। इससे पहले मैं आगे बढ़ता सोच रहा था कि अपनी पत्नी की मदद करूंगा। वह मेरी पत्नी थी, उसके सारे सुख दुख परेशानियां मेरी थी। लेकिन उससे पहले कि मैं आगे बढ़ता, एक औरत बाहर आई और उसने कहा, आकाश बेटा, जल्दी जल्दी गर्म पानी का इंतजाम करो और किसी लेडी डॉक्टर को बुला लो। मैं ये सुनकर और देखकर हैरान रह गया कि यह तो मेरी मौसी थी, जो पहले से ही अंदर थी और अब कह रही थी कि किसी लेडी डॉक्टर को बुला लो और गर्म पानी का इंतजाम करो। मैंने कहा कि पर हुआ क्या है। तो वह मुझे कहने लगी कि अभी बताने का समय नहीं है, जल्दी करो, नहीं तो तुम्हारी पत्नी की जान को खतरा हो सकता है। मैंने एक नज़र देखा तो हैरान रह गया। मेरी पत्नी तो बिस्तर पर पड़ी थी और उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। एक पल को मुझे समझ आने लगा कि क्या हो रहा है, पर ऐसा कैसे हो सकता था। अगर ऐसा ही था तो फिर मेरी माँ ने मेरी शादी ही क्यों करवाई थी। मैंने सोच लिया कि मुझे क्या करना है, लेकिन मेरी माँ मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और फिर उसने हाथ जोड़कर ऐसी बात कही कि मेरे पैरों के नीचे से धरती निकल गई। और मैंने उसके बाद अपनी पत्नी का, मेरा नाम आकाश है, हम लोग गांव में रहते थे और मैं शहर में काम करता था। लेकिन मैं कभी कभी मजाक मजाक में अपनी माँ को कहता कि अब मेरी शादी करवा दो, मेरी शादी करने का बहुत दिल कर रहा है। मेरी माँ कहती थी कि ये क्या बात हुई कि शादी करने का दिल कर रहा है, बेशरम, तुम्हें शर्म नहीं आती। मैं बड़ा भाई था, मुझ में से एक छोटी बहन थी, उसकी शादी हो चुकी थी, और एक मुझसे छोटा भाई था, लेकिन अभी उसकी शादी की उम्र नहीं थी। इसीलिए मैं चाहता था कि मेरी बारी है। और बातों ही बातों में अपनी माँ को इशारा करता था, क्योंकि हमारे परिवार में कभी भी किसी ने भी परिवार से बाहर शादी नहीं की थी। मुझे किसी ने अपनी बेटी ऐसे बिना वजह नहीं देनी थी। यह काम तो मेरे माता पिता का ही था। मेरे बाबूजी इस दुनिया में नहीं थे, इसीलिए सभी जिम्मेदारियां मुझ पर पड़ी थी। मैंने कहा कि मेरी शादी करवा दो, तो एक दिन मेरी माँ ने मुझे कह दिया कि अभी तेरी शादी नहीं करा सकते, अभी हमारे ऊपर कर्ज है, वो उतर जाए तो फिर तेरी शादी के बारे में सोचेंगे। मुझे बुरा तो बहुत लगा। इसका मतलब यही था कि मुझे यही कह देते कि अभी तू पैसे कमाने की मशीन बने रहो, अभी हम तेरी शादी नहीं करवाना चाहते, अभी तो हम बैठकर तेरी कमाइयाँ खाएंगे। इन्होंने मुझे पता नहीं क्या समझ लिया था, लेकिन फिर मैं ना करता तो कौन करता। उधर छोटी बहन के ससुराल वालों की भी रोज़ नई फरमाइशें होती, अब वह भी पूरी करनी होती। भाई की पढ़ाई भी चल रही थी। मेरा भाई भी बहुत मासूम था। मुझे पता था कि अगर मैंने यह सब छोड़ दिया तो वह तो कुछ नहीं कर पाएगा, उसकी तो उम्र ही कम थी, तो फिर किस तरह से सारी चीज़ें चलेगी। बाबूजी भी तो इस दुनिया में नहीं थे, इसीलिए अपने मुंह पर चुप्पी का ताला लगा लिया। और लेकिन यह जरूर सोचा कि 2-4 साल तक घर नहीं आऊँगा। इन लोगों को जरा मेरी कमी महसूस हो, इनको पता चले कि मैं घर पर नहीं रहता तो कैसा लगता है। इतना तो मुझे इनको एहसास करवाना ही चाहिए था। इसीलिए मैं तकरीबन 1 साल तक वापस घर नहीं आया। फिर एक दिन मेरी माँ ने मुझे फ़ोन करके कहा कि घर आ जा, तेरे लिए एक बहुत बड़ा उपहार रखा है। मुझे पता था कि उन्होंने मेरे लिए कोई कपड़े बनाए होंगे, क्योंकि मेरे कपड़े अभी भी मेरी माँ ही मेरे लिए बनाती थी। लेकिन मैं चंद कपड़ों के लिए वापस आने वाला नहीं था। मैंने फिर भी थोड़ा भाव खाया और कहा कि ठीक है, 2 हफ्ते में आ जाऊंगा। 2 हफ्ते बाद जब आया तो घर को देखकर हैरान रह गया। घर में तो किसी की शादी का माहौल था। मैं समझ गया कि लगता है मेरी माँ मेरे भाई की शादी कर रही है और मेरे बारे में कुछ नहीं सोच रही। लेकिन जब पता चला कि मेरी शादी है तो मैं हैरान रह गया। अब मुझे यह समझ नहीं आ रहा था कि मैं खुश हो जाऊं या फिर परेशान, क्योंकि पता नहीं कौन थी किससे मेरी शादी करवा रही थी। मेरी माँ ने कहा कि तुझे किसने बता दिया। मैंने कहा कि बाहर हलवाई बेटा मिठाई बना रहा है, उसने मुझे बता दिया। तभी तो आजकल मेरी माँ मुझसे इतने सारे पैसे मांग रही थी। मेरी माँ ने कहा कि और तुम्हें क्या लगता है कि मैंने इतने सारे पैसे लेकर कहाँ जाना था, तेरी शादी है देख। मैंने कहा कि अम्मा, मुझे खुशी हुई है कि आपने देर से ही सही लेकिन मेरी शादी के बारे में सोचा तो सही, पर मेरी शादी किससे करवा रही हो यह तो बता दो। ऐसे कैसे मैं किसी से शादी कर लूँ, हम गाँव में रहते हैं, शादी तुम्हारी मर्जी से ही करनी है। पर मुझे तो तस्वीर भी नहीं दिखाई, अब घर में हलवाई आ चुका है, मेहमान आ रहे हैं और अब आप मेरी शादी करवा रही हो। मेरी माँ ने कहा कि तू लड़की की तस्वीर देखेगा ना तो तू बहुत खुश हो जाएगा। अभी के लिए मैं तुझे उसका नाम बता देती हूँ, उसका नाम है सरस्वती। मैंने कहा कि नाम सरस्वती होने से क्या होता है भला, वह खुद ऐसी नहीं हुई तो
मेरी माँ ने कहा कि मजाक ना कर, बहुत अच्छी लड़की है, मैं तुझे उसकी तस्वीर दिखा दूंगी। पहले तो मुंह हाथ धोकर खाना खा ले, लेकिन मैं यह देखकर भी हैरान था कि ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया था। माँ ने सिर्फ अपने साइड वाले लोगों को ही बुलाया था, बाबूजी के साइड से किसी को भी नहीं बुलाया था। मैंने अपनी माँ से पूछा कि उन्हें क्यों नहीं बुलाया, तो माँ ने कहा कि वह बहुत ज़्यादा बातें करने वाले लोग हैं, कहीं कोई ऊंच नीच हो जाए तो हमें कभी माफ़ नहीं करेंगे। मैंने कहा कि कुछ नहीं होगा, तो मेरी माँ ने कहा कि बेटा, शादी वाला घर है और तेरे बाप के घर वालों को मैं कभी खुश नहीं कर पाई। मेरा बड़ा बेटा है तो तेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा दिन है। मैं नहीं चाहती कि कोई ऐसी वैसी बात हो जाए। उन लोगों को नहीं बुलाएंगे हम। वैसे भी तेरे बाप के गुजर जाने के बाद उन्होंने हमारा कभी ख्याल नहीं रखा। मैंने कहा कि जैसा आप कहती हो वैसा ठीक है, सब कुछ आप अपनी मर्जी से कर रही है, मुझे लड़की की तस्वीर तो दिखा दो। मेरी माँ ने मुझे लड़की की तस्वीर दिखाने में बहुत देरी की, लेकिन रात को जब वह मेरे कमरे में आई तो मुझे लड़की की तस्वीर दिखा ही दी। मेरा कमरा भी पहले से ही सजा हुआ था। यहाँ पर लड़की के लिए काफ़ी सारी चीज़ें पड़ी थी। सिंगल बेड की जगह डबल बेड पड़ा था। मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। कहाँ मैं शादी करने के लिए मरा जा रहा था तो किसी ने मेरी शादी नहीं करवाई, और अब मुझे अचानक बुलाकर इतनी जल्दी में मेरी शादी करवाई जा रही थी। लेकिन मन ही मन में मैं इस बात पर खुश था कि चाहे जल्दी में हो, चाहे जिससे भी शादी तो हो रही हो। जब मेरी माँ ने मुझे लड़की की तस्वीर दिखा दी तो मैं बहुत हैरान रह गया। वह बहुत ज़्यादा सुंदर थी, लंबे कद की थी, दुबली पतली थी और मेरी उम्र की ही लग रही थी। उसकी तस्वीर को देखते ही मैं कहीं खो गया। मेरी माँ ने मेरे हाथ से वह तस्वीर ले ली और मेरे कान में कहा कि ये तस्वीर है, तस्वीर कल को वह तेरे पास आ जाएगी, फिर उसको बैठकर देखता रहना। मैं भी शर्मिंदा सा हो गया। मैंने कहा कि इतनी सुंदर लड़की माँ कहाँ से मिल गई? इतनी सुंदर तो आपका बेटा भी नहीं है। मेरी माँ ने कहा कि मेरा बेटा तो बहुत अच्छा है, मेरा बेटा तो हीरा है। मेरा एक बात थी कि मेरी माँ मुझसे कोई इतना ज़्यादा लाड प्यार नहीं करती थी कि मेरा बेटा हीरा है, मेरा चांद बेटा है, लेकिन आज कर रही थी। अभी तक इस घर में जो कुछ भी हो रहा था वह सब कुछ ही ऐसा ही था कि जिसका मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन हो सकता है, लेकिन अब हो रहा था। सुबह मेरी शादी थी। मेरी माँ ने मेरे लिए कपड़े भी रख दिए और मुझे कहा कि समय से तैयार हो जाना, शादी मंदिर में होनी थी। हम लोग भी सज धज के मंदिर पहुंच गए। मेरी पत्नी ने फिलहाल घूंघट किया हुआ था। उसके तरफ के घर वालों में मेरे ससुर जी भी थे और साथ माँ भी थी और एक साली भी थी। हमारी शादी हो गई और अब हम लोग वापस घर की तरफ आ रहे थे। मेरी पत्नी को मेरे कमरे में भेज दिया गया था और कुछ छोटी मोटी रस्में होने लगी। उसके बाद मेरी माँ ने कहा कि बेटा, यह सभी जो लोग हैं, खाने पीने वाले, कुर्सियाँ वाले, ज़रा इनको विदा कर दे। मैं ऐसे कामों में उलझा के मुझे पता ही नहीं चला कि कब 3-4 घंटे गुजर गए और रात हो गई। मेहमानों में से कुछ भी मेहमान वापस चले गए, सिर्फ मेरी मौसी ही रह गई थी और अब हम घर में काफ़ी सुकून था। मेरी माँ ने मुझे कहा कि बेटा, तो अपने कमरे में चला जाना, सरस्वती तेरा इंतज़ार कर रही होगी, लेकिन मुझे तुझसे एक बड़ी ज़रूरी बात करनी है। पहले मेरे कमरे में आकर मेरी बात सुन लेना। मैंने कह दिया था कि ठीक है, पर मैं अपनी माँ के पास जाना भूल गया और सीधा अपने कमरे की तरफ ही चल पड़ा। अभी अपने कमरे से थोड़ा दूर था कि ऐसी आवाज़ सुनी कि हैरान रह गया। ऐसा लगता था कि मेरी पत्नी बहुत तकलीफ़ में है। वह बुरी तरह से चिल्ला रही थी। मैं डर गया। मैंने कहा क्या हो गया उसके साथ, क्योंकि अब उसकी तकलीफ़ मेरी तकलीफ़ थी। लेकिन जैसे ही अंदर जाने लगा तो मौसी बाहर निकली और कहने लगी कि जाकर किसी लेडी डॉक्टर को बुला ला। मेरी माँ भी अंदर ही थी। मैंने कहा हो क्या रहा है, तो उन्होंने मुझे अंदर आने से मना कर दिया और कहा कि पहले तू जाके डॉक्टर को बुला ला और यह शेरवानी बदल के जाना। मैं भी हैरान रह गया और एक पल को कहीं खो गया। तो मेरी मौसी ने कहा कि खड़ा क्यों है, जा जल्दी जा। मैं भी फ़ौरन शेरवानी बदल के भागा और डॉक्टर को बुला के ले आया। डॉक्टर भी मुझे देखकर हैरान हुई, लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं। उसने कहा कि मुझे नहीं पता था कि सब कुछ इतनी जल्दी हो जाएगा। मैं कहा कि आपको भी पता है कि क्या हो रहा है तो मुझे बता दें। उसने कहा कि बाद में बता दूंगी। अब लेडी डॉक्टर भी कमरे में चली गई और अंदर से आवाज़ आने लगी। मेरी माँ भी मुझे अंदर नहीं जाने दे रही थी। मेरी मौसी भी, डॉक्टर भी जैसे अंदर जाकर खो गई थी। कभी अंदर पानी जाता था, कभी अंदर तौलिया, कभी कपड़े, तो कभी कुछ, लेकिन मुझे कोई अंदर जाने नहीं दे रहा था। मैं बड़ा परेशान हो रहा था और हैरान भी कि अंदर हो क्या रहा था। आज तो हमारी सुहागरात थी। किसके साथ इस तरह हुआ होगा कि उसकी सुहागरात है और पत्नी की तबीयत खराब हो गई। और फिर तबीयत खराब होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों के सर में दर्द हो जाता है, क्योंकि वह पूरा दिन शादी में एक ही जगह पर बैठी रहती है, थक जाती है, या किसी की टांगों में दर्द हो जाता है। यहाँ पर तो मेरी पत्नी दर्द से चिल्ला रही थी। यह जो कुछ भी हो रहा था वह मुझे भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मैं किसी और के मुंह से यह सब सुनना चाहता था कि यह सब कुछ सच में हो रहा था। थोड़ी देर के बाद
कि छोटे से बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी, तो मेरे कदमों के नीचे से तो धरती निकल ही गई थी। मैं अपने भाई के कमरे में चला गया जो सो रहा था, और तब मेरे चेहरे पर गुस्से के अलावा और कुछ भी नहीं था। थोड़ी देर के बाद मेरी माँ मेरे पास थी और मुझे अपने कमरे में ले गई। मैंने कहा कि यह सब क्या है, तो मेरी माँ ने मेरे सामने हाथ जोड़े और कहने लगी कि तेरी पत्नी के यहाँ बच्चा पैदा हुआ है। मैंने कहा कि बच्चा? किसका बच्चा? आपने मेरी शादी ऐसी लड़की से करवाई जो माँ बनने वाली थी, और मेरी सुहागरात पर उसने बच्चा पैदा कर दिया। आपको जरा सा भी ख्याल है माँ कि आप यह क्या बोल रही हैं, और मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? मैंने क्या बिगाड़ा था आप लोगों का? मैं तो वहाँ पर मजदूर बनकर आप लोगों के लिए मेहनत करता था। मेरी तो आंखों में आंसू आ गए। ये तो वही बात हुई कि मुझे एक सुंदर सपना दिखाकर और फिर यह बताया गया कि ऐसा तो कोई सपना ही नहीं है। मुझे जिस लड़की की तस्वीर दिखाई थी वह शकल से ही बहुत सुंदर और सुशील लग रही थी। यह थी सुशील पत्नी जो शादी की रात थी बच्चा जनने बैठ गई थी। किसका बच्चा था और कौन था इसका बाप? और मेरी माँ, उसे तो इस औरत को सबसे पहले घर से निकालना चाहिए था, बल्कि मेरी शादी उससे नहीं करवानी चाहिए थी, और वह तो उसकी मदद कर रही थी। बच्चा इस दुनिया में आ गया था। पता चला कि एक बेटी थी, लेकिन मुझे इस बात क्या फ़र्क पड़ता था। मैं अपनी मन्नतों को मानकर ही बैठा था। मेरी पत्नी मुझसे बार बार बात करने के लिए आती थी, उधर भी जाती थी, इधर भी आ रही थी। मौसी भी साथ मिली हुई थी, इसीलिए ज़्यादा रिश्तेदारों को बुलाया नहीं गया था। मतलब इन लोगों ने मेरे खिलाफ योजना बनाई थी। मैं तो इस घर का बेटा था, फिर मेरे साथ यह सब कुछ क्यों किया? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? मुझे अपनी मन्नतों को मान कर ही बैठा था। मेरी पत्नी ने आकर बताया कि बेटी हुई है, तो मैंने कहा कि हाँ, जैसे उसकी माँ है वह भी ऐसी ही बनेगी। इस औरत को कहो कि अपनी बच्ची उठाए और अपना सामान भी उठाए और निकल जाए इस घर से। पर मैं उसको इसके पाप को बार बार पालने वाला नहीं। अगर यह बात 1-2 महीने पुरानी होती तो शायद मैं ये मान लेता कि आपको भी पता नहीं था, लेकिन आप 7 महीने की गर्भवती औरत से मेरी शादी करवाती है और आपको एक पल को भी पता नहीं चलता। मैंने तो सब कुछ आप पर छोड़ा हुआ था। मेरी पत्नी ने कहा कि मैंने तुझे भी तो जन्म दिया है, तेरे लिए बहुत मुसीबत उठाई है। तुझे अपने बाबूजी का पता है ना, वह घर के कामों में कभी मेरी मदद नहीं करते थे। मैं तुम लोगों को कैसे पाल पोस किया मैं खुद जानती हूँ। तो बहुत छोटा था, मेरे पहले बेटे था। मैं तुमसे अपनी मेहनत का हिसाब मांगती हूँ। आज तुम्हें अपनी माँ के लिए बहुत बड़ा कदम उठाना होगा। तुम्हें इस लड़की को स्वीकार करना होगा। मैंने कहा कि आपको क्या हो गया है? लड़की को फारिग करवाइए। मुझे क्या कमी है? क्या मेरी पहले शादी हो चुकी है? क्या मैं 4 बच्चों का बाप हूँ? मुझे कोई और लड़की मिल जाएगी। अच्छा कमाता खाता हूँ। मेरी माँ ने कहा, मैं तुझे पूरी बात नहीं बता सकती हूँ। लड़की को घर से ना निकालना। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। तुझे इस लड़की को कबूल करना होगा और सब लोगों को यही बता दे कि यह तेरा बच्चा है। कह दे कि पहले से ही उसको प्रेम करता था और यह सब कुछ तूने किया है। यह एक और बात, मेरी माँ ने ऐसा कर दिया था कि जिसको मैं अभी तक सही से समझ नहीं पा रहा था। मैंने कहा कि क्यों मुझे इतने बड़े ज्वालामुखी में फेंक रही हो? माँ, क्यों मेरी परीक्षा ले रही हो? क्या कह रही हो मेरे साथ? मेरी माँ ने कहा, बस तुझसे कोई कुछ भी पूछता है तूने ज़्यादा बात नहीं करनी। तूने कहना है कि तू ही सरस्वती की बेटी का बाप है। बाकी सब मैं संभाल लूँगी। तुझे तेरी माँ की कसम है, तूने यह किसी और के लिए नहीं अपनी माँ के लिए करना है। क्या तुम अपनी माँ के लिए इतना नहीं कर सकता? मैंने कहा, अभी तक सब कुछ तेरे लिए तो किया है, लेकिन यह बहुत ज़्यादा हो गया माँ। मेरे लिए यह सब कुछ मुश्किल था। फिर भी मैंने हाँ में सर हिला दिया और मैं अपने भाई के कमरे में ही सो गया। पर सारी रात नींद नहीं आई। 2-4 दिन गुजर गए। मौसी भी चली गई। मेरी माँ और सरस्वती मिलकर ही उस बच्चे की देखभाल कर रही थी। मैंने तो उसे देखा नहीं था, नहीं उठाया, लेकिन वैसे ही थी जैसे छोटे बच्चे होते हैं। एक दिन मैं अपने कमरे में चला गया क्योंकि मेरा कुछ सामान वहाँ पड़ा था, तो मुझे से सरस्वती ने पहली दफ़ा बात की और कहने लगी, आपके लिए चाय बना दूं? मैंने कहा था, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। उसने कहा, आप पति हैं मेरे, मैं आपका काम नहीं करूंगी तो कौन करेगा? मैंने दिल में सोचा कि तुम्हें यह बात तब याद नहीं थी कि मैं तुम्हारा पति हूँ, कि तुम किसी की पत्नी बनोगी, जब तुम यह सब कुछ कर रही थी। पर मेरी माँ ने कहा था कि उसे कोई बात नहीं करना, वह बहुत दुख में है। पता नहीं उसे किस बात का दुख था, लेकिन वह भी पूरा दिन अपने कमरे में ही बैठी रहती थी और रोती रहती थी। मेरी माँ उस कमरे में ही खाना पीना सब कुछ देती थी और उसकी बेटी का भी ख्याल रखती थी। जहाँ तक मैं अपनी माँ को जानता था, मेरी माँ अच्छी औरत थी, कोई ऐसी जालिम औरत नहीं थी। लेकिन इतना बड़ा काम था, मेरी माँ यह सब कुछ क्यों कर रही थी? उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर थी, क्योंकि चाहे वह दुनिया की सबसे अच्छी औरत क्यों ना हो, कोई देवी ही क्यों ना हो, लेकिन अपनी बहू के लिए कभी भी इतनी अच्छी नहीं हो सकती। वह भी ऐसी बहू जो पीछे से इतना बड़ा गुनाह करके आई है और शादी की रात किसी और का बच्चा पैदा करके हाथों में पकड़ा दिया है। और जिस तरह मेरी माँ उस लड़की को प्यार करती थी, ऐसा लगता था कि उनके दिल में रत्ती भर भी नफरत या जहर है। लेकिन यह बात न कबीले हज़म थी। मेरी माँ ने मुझे कहा था कि यह बात किसी को कानो कान भी पता नहीं चलनी चाहिए।
लेकिन मैं कैसे इस बात को अपने दिल में छुपा के रखता। मैंने अपनी एक भरोसेमंद दोस्त को ये सब कुछ बता दिया। वह भी सुनकर हैरान रह गया। उसने कहा कि एक लड़की को मैं जानता हूँ। मैंने कहा कि बताओ कौन है ये लड़की, कैसी है? तो वह कहने लगा कि लड़की तुझे बहुत अच्छी है, पढ़ी लिखी है, घर से ज़्यादा बाहर नहीं निकलती है। इसका बाप, उसका भाई बड़े साथ घर से बाहर निकलने नहीं देते। इसकी 2-3 बहनें और भी है। यह शायद सबसे बड़ी है। हमें नहीं पता कि देखने में कैसी है, लेकिन सुना है कि बहुत अच्छी लड़की है। अगर तुम मुझे सिर्फ इतना बताता है कि तेरी शादी इस लड़की से हो रही है तो मैं तुझे आंखें बंद करके कह सकता हूँ कि किसी से बहुत अच्छी लड़की मिली है। लेकिन यह बात तो मुझे भी हजम नहीं हो रही कि इस लड़की के साथ ऐसा क्या हुआ कि यह इस हद तक जा पहुँची। और तेरी माँ को क्या है कि वह भी इसका साथ दे रही है। देख, तुझे सब कुछ तेरी माँ ही बता सकती है। मैंने कहा कि मुझे यह नहीं जानना कि क्या हुआ, कैसे हुआ। मुझे तो यह जानना है कि इसके साथ यह सब कुछ किया किसने किया है, क्योंकि जिसने यह सब कुछ किया है मेरी माँ उसका साथ दे रही है। इस लड़की के साथ यह समझ क्या करेगा तू तो अच्छी तरह जानता है। जो लड़की शादी की रात ही बच्चा जनने के जाए कि फिर वह लड़की अच्छी तो नहीं होती है, तो सबको ही पता है इसके साथ तो बहुत बुरा होगा। इसको बचाने वाली मेरी माँ है, और मेरी माँ सिर्फ उसको ही नहीं बचा रही, उसकी संतान को भी बचा रही है, और उसके संतान के बाप को भी। क्योंकि जब मैं पूछता था कि मुझे बता दो कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, तो वह चुप हो जाती थी, क्योंकि मेरे सर पर किसी और का पाप डाल रही है। मेरा क्या कसूर है? मेरे दोस्त को भी बहुत अजीब लग रहा था। उसने कहा कि मैं तेरी माँ को जानता हूँ, पता नहीं उनको क्या हो गया है। आंटी जी ऐसी लगती तो नहीं थी। उनको तो उसे लड़की को पहले ही दिन घर से निकाल देना चाहिए था। तेरी शादी इससे नहीं करवानी चाहिए थी। लेकिन अब बात कुछ इस तरह की है कि अगर तू उनसे पूछेगा तो वह बार बार झूठ बोलेगी और तुझे बात का पता नहीं चलेगा। तो एक काम कर, तो उस लड़की को भरोसे में ले, उसे किसी तरह अस्पताल ले जा और वहाँ जाकर इस बच्ची का डीएनए टेस्ट करा ले, तो पता चल जाएगा किसका बाप कौन है। मैंने कहा कि लेकिन डीएनए टेस्ट तो सिर्फ लड़के का कराने से क्या होगा, दूसरे आदमी का भी तो टेस्ट करवाना होगा ना। उसने कहा कि हाँ, यह बात भी है। आसपास के सारे लोगों को किसी तरह बहाने से ले जा, कुछ तो कर, तुझे कुछ करना पड़ेगा। यह काम तो बहुत ज़्यादा मुश्किल था। 2 महीने तक उसके यहाँ संतान होने वाली नहीं थी। 2 महीने से, लेकिन 2 महीने पहले ही उसने बच्चा जन्म दिया। शायद इसीलिए सब कुछ इस तरह से हुआ था। लेकिन वह 7 महीने की गर्भवती तो थी ना। मेरी माँ को तो इस बारे में पता होना चाहिए था। मेरी माँ ने खुद भी तो बच्चे पैदा किए थे। इसका मतलब कि मेरी माँ उसके साथ मिली हुई थी। मेरी पत्नी ऐसे रोती रहती थी जैसे उसके साथ कोई बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। जबकि जुल्म साथ हुआ था। मैंने अपनी माँ से कहा, मुझसे ये सब कुछ नहीं हो रहा। मेरी माँ ने कहा, तू सब कुछ संभालने की कोशिश कर, तू अपनी पत्नी के साथ रह, वह तेरी पत्नी है, उसके साथ थोड़ा समय बिता, उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी तो अपनी ज़िंदगी का पहला दिन एक दूसरे के साथ गुजारो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरा दिल ही नहीं मानता था। मेरी माँ कहती थी कि अगर हमने बच्चे को नहीं अपनाया तो बहुत बड़ी कयामत आ जाएगी। पता नहीं कौन सी आपत्ति और कयामत की बात कर रही थी। मेरे लिए तो पहले ही मुझ पर मेरी कयामत आ चुकी थी। मेरी माँ ने मुझे फिर से अपनी बातों में लगा लिया और कहा कि अपने कमरे में सोया कर। पर जब से मैं उसके कमरे में सो रहा था, मैंने एक अजीब बात देखी थी कि वह रात को नींद में बोलती थी और ऐसा लगता है कि किसी से डर रही है। अजीब सी बातें करती थी, कहती थी, नहीं नहीं दूर रहो मुझसे, नहीं नहीं दूर रहो, इस तरह की बातें करती थी। मेरा दिल करता था कि मैं उसको जगा दूं। शायद वह भी बुरा सपना देख रही थी, लेकिन फिर मैं भी नहीं जगाता था। थोड़ी देर के बाद उसकी आंख खुल जाती थी तो मैं सोने का नाटक करता था और वह फिर 1-1 घंटे तक रोती रहती थी। ऐसे भी क्या बात थी? मुझे लगा कि मुझे उससे पूछना चाहिए, लेकिन जब मैंने उससे पूछा तो उसने सब कुछ मेरी माँ पर डाल दिया और कहा कि आप अपनी माँ से पूछ लें, मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। इन 2 औरतों ने पकड़कर मेरी ज़िंदगी को नरक बना दिया था। अब मैं क्या करता, किस तरफ जाता, किससे बात करता? फिर वही बात, अपने दोस्त की बात पर ही सोचने का इरादा कर लिया और एक दिन अपनी पत्नी को बातों में लगाकर अस्पताल ले गया। मैंने कहा कि बच्चे को पोलियो के कतरे पहनाने वाले आए हुए हैं, चलो इसको ले चलते हैं। वह मेरा कहना मान गई। रास्ते में भी सब लोग देख रहे थे कि ये देखो, इसकी अभी शादी हुई है और इसने बच्चा उठा रखा है। सब लोग यह समझते थे कि मैंने शादी से पहले ही किसी औरत के साथ यह सब कुछ किया था और फिर उससे शादी कर ली थी। कुछ लोग कह देते थे कि चलो कोई बात नहीं, अपनी गलती को स्वीकार तो किया है, और मैं मुफ्त में ही फंस गया था। मैंने तो कोई गलती ही की नहीं थी, तो फिर स्वीकार करने की बात कहाँ से आ गई? खैर, मैंने बच्ची के बारे में डॉक्टर को बताया और कहा कि आप उससे सैंपल लेने। उसने ऐसे ही किया और किसी तरह अपने दोस्त की बात पर अमल करते हुए इधर उधर से सबके सैंपल जमा किए। अपना सैंपल नहीं दिया और अब मुझे रिपोर्ट का इंतज़ार था। मैंने अपनी पत्नी की भी पूरी खोज करवाई ताकि पता चल सके कि यह बच्चा किस वक्त हुआ था और वह कहाँ थी।
यह सारी बातें वह मुझे कुछ भी तो बता सकती थी, लेकिन उसने अपनी जुबान पर ताला लगा रखा था। वह कुछ नहीं बोल रही थी। डॉक्टर ने कहा था कि 2 दिन लगेंगे, फिर पता चल जाएगा। इस सारे मसले के बीच में अपने अपने भाई को समय देना तो भूल ही गया था। वह मेरा छोटा भाई था। मैंने सोचा कि शायद उसे कुछ पता होगा, लेकिन जब उससे पूछा तो उसने भी यही कहा कि मुझे कुछ नहीं पता है। मैंने कहा कि जब मैं यहाँ पर नहीं था तो माँ कहाँ जाती थी। उसने कहा कि हाँ, रोज़ ही कहीं चली जाती थी, शायद भाभी के घर जाती थी, लेकिन मुझे बताती नहीं थी। मैं पूछता था कि क्यों, तो कहती थी कि नहीं, मैं जहाँ भी जाऊँ तूने मेरे साथ नहीं आना। मैं भी उस समय यही सोचता था कि आखिर माँ जाती कहाँ थी, लेकिन उसने मुझे कभी बताया नहीं। और फिर एक दिन कह दिया कि तेरे भाई के लिए लड़की पसंद कर ली है। मेरा मासूम भाई बेचारा मुझे किस तरह से यह बातें बता रहा था। पता चल रहा था कि उसे भी कुछ नहीं पता। मैं तो उसे इस घर का मर्द बनाकर गया था, लेकिन उसकी मर्द बनने वाली उम्र ही कहाँ थी। अभी तो वह 10वीं कक्षा में था। जितनी मासूमियत सब कुछ बता रहा था, मुझे अपनी माँ पर ही गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसी ने कोई खिचड़ी पकाई थी और मेरे भाई को भी बीच में से निकाल दिया था। उसको तो कुछ पता ही नहीं था। डॉक्टर ने 2 दिन बाद मुझे बुला लिया। रिपोर्ट मेरे हाथ में थी, लेकिन मुझसे पहले ही मैं जज्बाती हो गया, क्योंकि जब घर आया तो मेरी माँ एक दूर पार के रिश्तेदार से झूठ बोल रही थी। कह रही थी कि हाँ, यह तो मेरे बड़े बेटे की बीवी है और ये उसकी बेटी है। उनके सम्मुख मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके बाद मैंने चला कर कहना शुरू कर दिया कि न तो यह मेरी पत्नी है और न ही यह मेरी बेटी। मैं दोनों को ही स्वीकार नहीं करता और आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मेरे हाथ में रिपोर्ट थी। मैंने अपनी माँ को सरस्वती की तरफ ऐसे देखा कि जैसे उनका प्लान नाकाम हो गया हो। वह दोनों परेशान हो गई। इससे पहले कि मैं रिपोर्ट खोलकर देखता, मुझे माँ ने मेरे हाथ से वह रिपोर्ट ले ली और उसे जलाते हुए चूल्हे में फेंक दिया। मैं हैरान रह गया। मेरी माँ ने कहा कि मैं तुझे सब सच बता देती हूँ, इस तरह घर में ही तो सब पर शक न कर, यह बड़ी बुरी बात है। मैंने कहा, अच्छा, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है और आप चाहते हो कि मैं किसी से कोई बात भी न करूं, पता लगाने की कोशिश भी न करूं। तब मेरी माँ ने मुझे ऐसी बात बताई कि मैं हैरान रह गया। वह मुझे अपने कमरे में ले गई और उसने मुझे पूरी कहानी सुनाई। उसके बाद जब मैं बाहर निकला तो सबसे पहले मैंने उसे छोटी सी बच्ची को अपनी गोद में उठाया, जिसका नाम नेहा रख दिया गया था, और मेरी माँ आंखों में आंसू साथ थी। मैंने सरस्वती को गले से लगाया और कहती, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मुझे माफ़ कर दो। वह भी रोने लगी और उसने कहा कि मैंने तुम्हें माफ़ किया है और वह मेरे साथ उस दिन के बाद से बहुत खुश रहती है। मैं नेहा को इतना प्रेम करता हूँ कि भूल जाता हूँ कि वह मेरी अपनी बेटी नहीं है, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि वह बिल्कुल ही मेरी अपनी बेटी नहीं है, वह मेरी ही बेटी है। हाँ, बात कुछ इस तरह है कि मेरा भाई राकेश, जिसे हम सब लोग बहुत मासूम समझते थे, उसकी संगत बुरी थी और वह बुरे लोगों के साथ उठता बैठता था। उसके दोस्तों ने सरस्वती को कहीं देखा और जब उसने उन लोगों के साथ जाने से इनकार किया और उनके मुंह पर दे मारा तो उन्होंने एक प्लान बना लिया और सब मिलकर सरस्वती के साथ बहुत बुरा किया। इतना बुरा किया कि वह अपनी जान देना चाहती थी, लेकिन उसे बचा लिया गया और 1-1.5 महीने के बाद उसे पता चला कि वह पेट से है। वह फरियाद लेकर मेरी माँ के पास आई और उसने कहा कि अब मैं केस करूंगी और वह लोग जो आपके बेटे के दोस्त थे वह सब तो अमीर है, शायद बच जाए, लेकिन आपके बेटे को सज़ा ज़रूर दिलवाऊंगी। मेरी माँ ने जब यह सब सुना तो राकेश को बहुत मारा और उससे पूछा था। उसने भी कबूल किया कि ऐसे ही बात है, लेकिन राकेश की तो भी पढ़ाई चल रही थी और सरस्वती उसके साथ शादी नहीं करना चाहती थी। उसके अंदर तो बिल्कुल भी अकल नहीं थी। हाँ, बुरा काम करने की समझ थी उसको, लेकिन वह ऐसी लड़की को सहारा नहीं दे सकता था। इसीलिए मेरी माँ ने सारी जिम्मेदारी लेते हुए यह कहा कि मैं तुझे घर परिवार दिलवाऊंगी, तेरी शादी करवाऊंगी, तुझे इज्जत मिलेगी, तेरा बच्चा नाजायज नहीं कहलाएगा। शादी की रात को मेरी माँ ने मुझे कहा था कि अपनी बीवी के कमरे में जाने से पहले मेरे कमरे में आ जाना। शायद वह मुझे उसी दिन यह सब कुछ बताना चाहती थी, लेकिन सरस्वती की तबीयत अचानक ही खराब हो गई थी और सब कुछ उस तरह से नहीं हुआ जिस तरह सोचा गया था, क्योंकि रिपोर्ट मेरा भाई ही उस बच्चे का बाप था। एक औरत को पता होता है कि उसके बच्चे का बाप कौन है। सरस्वती को भी पता था, लेकिन वह उस दिन के बाद से मैंने एक सख्त निर्णय लिया। मैंने अपने भाई को दूसरे शहर भेज दिया, जहाँ पर वह हम सबसे दूर रहकर सिर्फ पढ़ाई करे और उसे अपने लिए वहाँ पर पैसे भी कमाने पड़े। उसे ज़रा ज़िंदगी का पता चलता तो शायद उसकी अकल ठिकाने आ जाती, लेकिन उसके बाद हमने इस घर में कभी भी इन सारी बातों का जिक्र नहीं किया। आज नेहा 2 साल की हो गई है। सरस्वती फिर से माँ बनने वाली है। मुझे लगता है कि इस बार भी फिर से एक प्यारी सी बेटे का ही जन्म होने वाला है और फिर नेहा को भी एक प्यारी सी बहन मिल जाएगी। राकेश के साथ क्या करना है अभी मैंने सोचा नहीं है, पर मैं उसे इस घर में कभी भी आने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वह इस घर में मेरी बीवी के साथ रहे। अभी तो उसे बोर्डिंग स्कूल में भेजा है, उसके बाद उसे कहीं और भेज दूंगा, लेकिन वह कभी भी मेरी आंखों के सामने
मेरी पत्नी के सामने नहीं रहेगा। आप लोग बताएं कि अगर मैं अपने भाई की भी ऐसे ही फैसला कर रहा होता तो यह ठीक है या नहीं। पर एक बात बड़ी अजीब है कि मैंने सरस्वती के बारे में जब सुना तो अचानक से मेरे दिल में उसके लिए प्रेम बैठ गया और अब मुझे पता चला कि वह बेचारी खुद कितने दुख में थी, तभी तो वह रातों को उठ उठ कर रोती थी। इसमें उसका क्या कसूर था? वह तो बहुत अच्छी लड़की थी, उसने तो कभी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया, तो फिर उसके साथ बुरा होता हुआ मैं कैसे देख सकता था? और वैसे अब तो वह मेरी पत्नी बन ही चुकी थी, तो मैंने उसे पूरे मान सम्मान से कबूल कर लिया और मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी जा रही है। मेरी माँ कोई उल्टा फैसला भी कर सकती थी, यह भी कह सकती थी कि यह बच्चा मेरे बेटे का नहीं है, निकल जाए यहाँ से। पर मेरी माँ ने भी इंसाफ किया और इस दिन से मेरी माँ के लिए मेरे दिल में इज़्ज़त बहुत ज़्यादा बढ़ गई। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।